हेलो दोस्तों, कैसे हो। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था। मैंने आपको सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बताया था। सेल का विद्युत वाहक बल सेल की पावर है, ताकत है। तो हम इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, और हम सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ चुके थे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, और जो आपको बीच बीच में क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं उन क्वेश्चनों को आप करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, और विशेषकर हमारे विद्यालय के स्टूडेंटों से मैं कहना चाहता हूं, तो किसी भी दिन हम आपको चेक कर सकते हैं कि आपने नोट्स कंप्लीट बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाए उसे साथ साथ आप नोट कीजिए। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, आप भी हेडिंग डाल लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। यदि धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे आपके पास 5 धातु हैं और धातुओं को आप उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हो, तो जो श्रेणी मिलेगी आपको वो कहलाएगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो स्टूडेंट, हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है वो मानक अपचयन विभव की श्रेणी है। ठीक है, तो क्या करना है आप समझ गए होंगे। किसी धातु को, जैसे उसका मानक अपचयन विभव ज्ञात करना है, किसी धातु को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखते हैं जिसकी सांद्रता 1 m है, तो जो अपचयन विभव उत्पन्न होगा वो मानक अपचयन विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो धातुओं को हम क्या करते हैं, अब मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, हमें मिल जाएगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मैं आपके सामने वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने जा रहा हूं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी सभी स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताऊंगा वो पेपर में आने की संभावना रहती है। तो इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, बड़ी काम की है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो स्टूडेंट, आप ढंग से पढ़ना। देखो इधर, तो हमें धातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जेडन, क्रोमियम, आयरन। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूं कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, स्टेनम, पीवी, लेड। फिर लिख रहा हूं हाइड्रोजन,
फिर Cu कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Pt और अंत में Au। तो आप देख सकते हैं ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट है इस तरह से और ये नीचे है इसके। ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण मैं इसको नीचे नहीं बना पाया। तो ये इस तरह से धातु व्यवस्थित है, समझ रहे हैं। लिथियम से नीचे की ओर जा रहे हैं जब अपन, इस तरह से लिथियम से जब नीचे की ओर अपन जा रहे हैं तो इन धातुओं के मानक अपचयन विभव बढ़ रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन अधातु है मात्र, बाकी सभी धातु हैं। तो मैंने कई सारी धातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो लड़कों, तुम्हारे सामने एक समस्या ही होगी कि साहब इसे याद कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप उस ट्रिक को याद करें जिससे ये याद हो। चलो ट्रिक, लिथियम के लिए ले, पोटेशियम के, बेरियम के लिए लिखता हूं ट्रिक बारात, कैल्शियम के लिए का, और Na के सोडियम के लिए ना, Mg के लिए लिखता हूं मजे से, Al के लिए आला, Mn के लिए मन, Zn के लिए जो, Cr के लिए करे, Fe के लिए फैन। यहां तक क्लियर है? Fe के लिए लिखा है फैन, और Cd के लिए कदे, फेंक दे, पूरा पढ़ेंगे तो फेंक दे। CO के लिए कोई, Ni के लिए निगाहें, Sn के लिए सुंदरी, और Pv के लिए प्यार भरी। तो ये ट्रिक बन गई भाई। इसको एक बात में ट्रिक को याद करें, लेके बारात काना मजे से आला, लेके बारात काना मजे से आला। काना मतलब समझ गए होंगे, जिसकी एक आंख बंद हो। लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो इस ट्रिक से, दोबारा बोलता हूं ट्रिक, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर इसके बाद ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन के नीचे छापा है, हाइड्रोजन के नीचे छापा है CHAPA। छापा से आप इस नीचे के को याद कर सकते हो कि हाइड्रोजन से नीचे छापा है, हाइड्रोजन के नीचे छापा मतलब हाइड्रोजन के नीचे छापा पड़ गया है। छापा का मतलब समझ जाओ, C मतलब Cu, H मतलब Hg पारा, A मतलब Ag, P मतलब Pt और अंत में Au। छापा। तो पहले तो ट्रिक याद रखें, फिर हाइड्रोजन और अंत में छापा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कोशिश करें तो संभव है। तो ये आपके सामने आई वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें धातुएं मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, जब आप लिथियम से स्टार्ट करके नीचे की ओर जाते हो और आप पीवी तक जाते हो तो मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव है।
मतलब ऐसे कहूं मैं कि शीशे तक, पीवी तक। हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि लिथियम से लेकर के पीवी तक मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव है, ऋणात्मक है, कम है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव जो है ये शून्य होता है, और हाइड्रोजन के नीचे जब आप जाओगे तो मानक अपचयन विभव पॉजिटिव हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो, जब आप लिथियम से नीचे की ओर चलोगे तो मानक अपचयन विभव नेगेटिव, फिर जीरो, फिर अंत में पॉजिटिव, मतलब मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। क्लियर? दिमाग से देख लो, समझ लो खूब ढंग से। अच्छा, तो ये अपनी वैद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई। एक बात और याद रखें, जो मैं बता रहा हूं उन्हें याद रखें। देखो इधर ध्यान से समझना, अब आगे जो बोलने वाला हूं। जब अपन ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो मानक अपचयन विभव में क्या हो रहा है बताइए। मानक अपचयन विभव जो है वो बढ़ रहा है। गलत तो नहीं लिखा? जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, मानक अपचयन विभव के मान में वृद्धि हो रही है, वो उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। मानक अपचयन विभव ज्यादा कब आता है मुझे ये बताइए। मानक अपचयन विभव जो अपचयन विभव ही है तो अपचयन विभव ही, जब विलयन की सांद्रता ये कम हो। सोचो मेरी बात को, मानक अपचयन विभव एक अपचयन विभव है, और यदि अपचयन की अभिक्रिया तेज चले, ध्यान आया होगा आपको, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखते हैं तो दो अभिक्रियाएं चलती हैं। यदि अपचयन की अभिक्रिया तेज चले तो मानक अपचयन विभव अधिक आएगा। जितनी अपचयन की अभिक्रिया फास्ट चलेगी, मानक अपचयन विभव अधिक आएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, इसका मतलब इन धातुओं के लिए ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन की अभिक्रिया की स्पीड बढ़ रही है, और अपचयन की अभिक्रिया की जब स्पीड बढ़ेगी तो अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ेगा। अपचयन की अभिक्रिया समझ गए होंगे, जैसे मैंने लिखा M+N आयन, ये किसी धातु का आयन है और ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M बनाता है, ये अपचयन की अभिक्रिया है, पहले ही बताई थी। ये अभिक्रिया चलती है, आपको ध्यान होगा, एक ऐसे चलती है और एक ऐसे चलती है। तो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, मतलब अपचयन की अभिक्रिया की स्पीड बढ़ रही है। इसमें ये अपचयन की अभिक्रिया है। मुझे बताओ अपचयन किसका हो रहा है? धनायन का। धनायन उदासीन हो रहा है, धनायन का आवेश घट रहा है। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, मेरी बातों को ढंग से सुनना, जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मानक अपचयन विभव बढ़ता है, तो अपचयन की अभिक्रिया की स्पीड बढ़ती चली जाती है, अर्थात धनायन के अपचयन के गुण में वृद्धि होती है। धनायन के अपचयन की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है ना, हो रही का? समझ लो खूब ढंग से। ऊपर से नीचे जा रहे हो, अपचयन की अभिक्रिया की स्पीड बढ़ रही है, मतलब धनायन का अपचयन है, उसकी प्रवृत्ति, उसके अपचयित होने की प्रवृत्ति में क्या हो रही है? वृद्धि। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं, जब अपन वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मानक अपचयन विभव बढ़ता है, धनायन के अपचयन का गुण, या ऐसे कहूं धनायन के अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसका धनायन है? ये धातु का। धनायन के अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है। अच्छा, एक बात और बताओ, आपने दो शब्द सुने होंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक। मुझे हाल फिलहाल ऑक्सीकारक के बारे में बताइए। ऑक्सीकारक वह होता है जो स्वयं का अपचयन करता है। Mn+N आयन N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M बना रहा है। ऑक्सीकारक वह होता है जो स्वयं का अपचयन करता है, और अपचायक वह होता है जो स्वयं का ऑक्सीकरण करता है। यहां पर अपचयन हो रहा है, मतलब यहां इसका अपचयन हो रहा है, धनायन का। धनायन का जब अपचयन हो रहा है तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहे हैं। अरे अपचयन हो रहा है, धनायन स्वयं का अपचयन ही तो कर रहा है, और जो स्वयं का अपचयन करे वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। और ऊपर से नीचे जाने पर जब धनायन के अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मतलब उसका क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीकारक गुण।
ऑक्सीकारक क्या होता है? जो स्वयं का अपचयन करे। अब कोई स्वयं का अपचयन फटाफट कर रहा है, तेजी से कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीकारक गुण अधिक होंगे कि नहीं होंगे? ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के धनायन के अपचयन का गुण बढ़ता है, अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब धनायनों के कौन से गुण बढ़ते हैं? ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर आप समझने की कोशिश करें तो मेरी बात को समझ सकते हो। ऑक्सीकारक गुणों में वृद्धि होती है, तो अपचायक गुणों में क्या आएगी? कमी। अपचायक गुण में कमी आती है। जब आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हो, तो मैंने चिन्ह भी लगा रखे हैं, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, मानक अपचयन विभव बढ़ता है, धनायन के अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है और ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। स्वयं के अपचयन का गुण, ऑक्सीकारक गुण मतलब स्वयं के अपचयन का गुण बढ़ता है और अपचायक गुणों में क्या आती है स्टूडेंट? कमी आती है। यहां तक क्लियर? तो हम लास्ट में कंक्लूजन, एक निष्कर्ष याद रख लेते हैं कि जो मानक अपचयन विभव है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं SRP, ये है मानक अपचयन विभव। S का मतलब स्टैंडर्ड। आप कॉपी में जब नोट करें पूरा लिख सकते हैं, मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। S का मतलब स्टैंडर्ड, मानक। R का मतलब रिडक्शन, अपचयन, और P का मतलब पोटेंशियल विभव। तो ये है स्टैंडर्ड, रिडक्शन, पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। वो किसके समानुपाती हुआ? ऑक्सीकारक गुण के। देख सकते हो, मानक अपचयन विभव बढ़ता है तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। इसको आप याद रखें, मानक अपचयन विभव समानुपाती ऑक्सीकारक गुण, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे? अपचायक गुण के। जब मानक अपचयन विभव बढ़ेगा तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे, अपचायक गुण घटेंगे। ये स्टार लगाने वाली बात है, काम आएगी आपके आगे अभी थोड़ी देर बाद। तो आपने को मैंने ये समझाया, ये समझ में आया हो, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ट्रिक से लेके बारात, काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और हाइड्रोजन और छापा। लिथियम से लेकर पीबी तक जब जाते हैं तो मानक अपचयन विभव नेगेटिव है, हाइड्रोजन का 0 है और नीचे पॉजिटिव है। और ये भी आपको याद रखना है, लास्ट कुछ नहीं करें तो ये कम से कम ये संबंध याद रखें कि मानक अपचयन विभव समानुपाती होता है ऑक्सीकारक गुण के और व्युत्क्रमानुपाती होता है अपचायक गुण के। अब आपको वीडियो का पोज करने का समय आ चुका है। वीडियो को पोज कीजिए और इसे कंप्लीट नोट कीजिए। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ये आप समझ चुके हैं। अब इसके उपयोग देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। या इसको उपयोग की जगह ज्यादा बढ़िया लिखूं, अनुप्रयोग। आप भी हेडिंग डाल लेना, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। वीडियो को पॉज करो, हेडिंग डालो। हाँ तो दोस्तों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या उपयोग हैं, क्या काम आती है ये? तो इसके हम 4 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? तो स्टूडेंट, पहला अनुप्रयोग है, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी अब आपके पास बनी हुई है इसलिए मैंने मिटा दी है। पहला अनुप्रयोग क्या है? नंबर 1 अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है ऑक्सीकारक गुण व अपचायक गुण की व्याख्या। ऑक्सीकारक गुण व अपचायक गुण की व्याख्या, ये पहला अनुप्रयोग है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। ऑक्सीकारक गुण व अपचायक गुण की व्याख्या। देखो भाई, मैंने आपको लिखा, मान लो मैंने 4 धातु लिख दी, एक फेरी, एक Fe, एक Cd, एक Zn, एक Cu और एक Ag। 5 धातु लिख दी।
ठीक है, मुझे बताइए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है? तो हमने याद करा लेके बारात, काना, कोई नहीं, मजे से आला, अब भी कोई नहीं है, मन जो, ये सबसे ऊपर है, जेडन जो, मन जो करे नहीं है, फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और ये फिर छापा में है हाइड्रोजन के बाद, पहले सीयू है छापा में और फिर एजी है। मतलब हम कह सकते हैं, इसको मैं सही ढंग से लिख सकता हूं कि सबसे ऊपर है जेडन, फिर उसके नीचे है आयरन वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, फिर कैडमियम है, फिर कॉपर है और सबसे अंत में एजी है। ठीक है, अब मैंने कहा आप इधर से जब इधर जा रहे हो, बताओ मानक अपचयन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ये सबसे ऊपर है। तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, याद करो मानक अपचयन बढ़ता है। मानक अपचयन बढ़ेगा तो कौन से गुण बढ़ेंगे दोस्तों? ऑक्सीकारक गुण। जब आप इधर से इधर जाओगे, मानक अपचयन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे। सही है, ऑक्सीकारक गुण तो बढ़ेंगे, इस तरह के चिन्ह आएंगे, और अपचायक गुण में कमी आएगी, अपचायक गुण घटेंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, जैसे मैंने दिया है 4-5 धातु दे सकता है और उन्हें ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता या अपचायक गुण, अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करवा सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन आए भी हुए हैं। इसके लिए ये क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगी, नहीं तो आप धातुओं को उनके ऑक्सीकारक गुण या अपचायक गुण के बढ़ते हुए घटते क्रम में आप उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो अपन इसमें समझ सकते हैं, हम इसमें लिख भी सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव के मान में वृद्धि होती है, अतः ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि और अपचायक गुण में कमी आती है। क्लियर बात है? तो हम लिख सकते हैं, आप भी संग संग लिखो तो संग संग लिख लेना, हेडिंग डाल लो पहले। नंबर 1, ऑक्सीकारक गुण व अपचायक गुण की व्याख्या। डाल दी हेडिंग, और अब इसमें नोट कर सकते हैं क्या? संग संग लिखिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव, शॉर्ट में लिख दिया है, समझ गए ना? एसआरपी का मतलब मानक अपचयन विभव के मान में वृद्धि होती है, अतः मानक अपचयन विभव बढ़ेगा तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे, दोनों समानुपाती हैं, अतः ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक गुणों में वृद्धि व अपचायक गुणों में कमी आती है। अपचायक गुणों में कमी आती है। क्लियर? और इस पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दे रहा हूं, बिना टीपे करें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करें पहले, फिर क्वेश्चन की ओर जाएं। क्वेश्चन है, निम्न धातुओं को अपचायक क्षमता
या अपचायक गुण, ये की बात है। अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। व्यवस्थित करो, तो ये लिखा हुआ है निम्न धातुओं को अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और कुछ धातु लिख देता हूं, कोबाल्ट, निकेल, प्लेटिनम, एल, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, उसमें इन धातुओं को औपचारिक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आपको मुझे रिप्लाई करना है। ये आपका फर्ज भी है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। तो यहां तक क्लियर दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये अनुप्रयोग आप समझ गए होंगे, इस पर क्वेश्चन आए तो इस तरह के आप उन्हें कर सकते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट इसे नोट कर लो। कर लिया? वैद्युत रासायनिक श्रेणी का सेकंड अनुप्रयोग, ये क्या काम आती है। और एक काम को भी देखा अपन ने, इसकी सहायता से ऑक्सीकरण और अपचायक गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी का सेकंड अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का दूसरा अनुप्रयोग है, डालते हैं हेडिंग, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करना। संभावना व्यक्त करना, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए पहले, फिर बाद में बात करते हैं। हेडिंग है किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की, दूसरा अनुप्रयोग, हेडिंग डालो किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करना। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए आगे। जैसे आपको कोई रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी है, तो इसमें पूछेगा कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में चलने की उसकी संभावना है या पश्चिम दिशा में। मतलब किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में चलने की संभावना को ये बता सकती है। मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी ये बता सकती है, जैसे मैंने ये रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी मान लो, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में चलने की संभावना है या नहीं है। ये अग्र दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये अग्र दिशा है और ये पश्चिम। तो इस मान लो ये कोई रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम बता सकते हैं कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना है या नहीं है। मतलब ये अग्र दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। अब आपको एक बात तो याद कराता हूं, हम एक डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं। मैं कुछ समझा रहा हूं, इसको बहुत ढंग से समझना, जब ये टॉपिक समझ में आएगा आपके। अच्छा, डैनियल सेल में एनोड पर यह अभिक्रिया चल रही थी, Zn से Zn+2 बन रहा था +2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर यह अभिक्रिया चल रही थी, हकीकत में यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय थी। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयन वाले विलयन में रखते हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया चलती हैं, पर इसमें अग्र अभिक्रिया की स्पीड फास्ट है, क्योंकि एनोड है। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तेज चलती है, चल तो ये भी रही है। कैथोड पर ये चल रही थी Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। तो यहां भी ये अभिक्रिया कैसी चल रही थी, उत्क्रमणीय थी। जब आप सेल अभिक्रिया प्राप्त करते हैं Zn प्लस Cu+2,
तो वो सेल अभिक्रिया भी वास्तविकता में कैसी है? वो सेल अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय है। पर जब ये अभिक्रिया अग्र दिशा में फास्ट है, ये अभिक्रिया इस दिशा में फास्ट है, तो ये अभिक्रिया अग्र दिशा में फास्ट है, इसलिए हम कहते हैं सेल में ये अभिक्रिया चल रही है। वास्तविकता क्या है कि वैद्युत रासायनिक सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है, इसमें तो कोई दोहराव की बात नहीं है कि वास्तविकता यह है कि वैद्युत रासायनिक सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है। पर वो रेडॉक्स अभिक्रिया रियलिटी में कैसी होती है? रियलिटी में वो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है और अग्र दिशा में वो अभिक्रिया फास्ट होती है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो अब बात आई किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करना। तो आप ये एक बार बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वैद्युत रासायनिक सेल हैं, अब तक तो आप ये याद रखो कि वैद्युत रासायनिक सेलों में अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय होती है और अग्र दिशा में चलती है। अग्र दिशा में चलती है मतलब अग्र अभिक्रिया फास्ट होती है। अग्र दिशा में अभिक्रिया तेज चलती है, होती है उत्क्रमणीय है पर अग्र दिशा में ये तेज चलती है। दूसरी बात बताओ, वैद्युत रासायनिक सेलों का विद्युत वाहक बल कैसा आता है? आपको बताया था मैंने, वैद्युत रासायनिक सेलों का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आता है, धनावेशित आता है। विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं साहब? कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का अपचयन विभव घटाते हैं। सही है? तो कैथोड का अपचयन विभव अधिक होता है, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं क्या, कंबाइंड करके मेरी बातों को, कि किसी वैद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है और उसमें अभिक्रिया अग्र दिशा में संचालित होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संचालित होती है। तो अब मेरी बात सुनो, आपको मान ले कोई रेडॉक्स अभिक्रिया दे दी और कहे कि बताओ इसकी अग्र दिशा में संभावना व्यक्त करो होने की, तो आप उस रेडॉक्स अभिक्रिया को, मेरे शब्दों को सुन रहे हो ना, मान लो आपको कोई रेडॉक्स अभिक्रिया दे दी और कहा कि इसकी अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो, तो आप मानोगे कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में चल रही है। अगर उस सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं इनका विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है और इनमें अभिक्रिया किस दिशा में चलती है? अग्र दिशा में, मतलब अग्र दिशा में फास्ट होती है। तो सिंपल सा फंडा है इस टॉपिक को समझने का। यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आया तो रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही होगी, उसकी संभावना है कि वो अग्र दिशा में चल रही है, अग्र दिशा में हो रही है। तो अपन इस बात को लिख लेते हैं तब समझते हैं। अपन लिख सकते हैं दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, जो आपको दी गई हो उसके बारे में, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को, रुक जाना, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को किसी, लिखो सन, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए माने, होते हुए माने, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए माने, यदि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है। कैसा आता है? धनात्मक। मैंने बताया था सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है और अभिक्रिया किधर चलती है? उसमें अग्र दिशा में। यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही होगी।
या अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी। संपन्न लिखता हूं, अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी। और सेल का विद्युत भागफल नेगेटिव आ गया तो पश्च अभिक्रिया की फास्ट स्पीड है, तो अभिक्रिया किधर चल रही है? पश्च दिशा। भाई नेगेटिव जब आएगा जब पश्च अभिक्रिया मतलब उल्टी अभिक्रिया तेज चल रही होगी। तो आपको यही चेक करना है, जो भी रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई हो उसको किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते माने। अगर आपको सेल का विद्युत भागफल धनात्मक मिल गया तो वो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी, मतलब उस रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना होगी। क्लियर है ना? टॉपिक थोड़ा जटिल है पर बुद्धिमानी लगाओगे, दिमाग लगाओगे, जटिल कुछ नहीं होता। करें एक एग्जांपल, ठीक है? एक क्वेश्चन समझ लो। चलो एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन तो बाद में दूंगा आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे चुका हूं मैं, है ना? ध्यान है? मान अपचय क्षमता का क्रम, कमेंट याद है ना? एग्जांपल देता हूं, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। क्वेश्चन ये पर मैं करा रहा हूं इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, होने की संभावना व्यक्त करो। क्वेश्चन आ गया, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। रेडॉक्स अभिक्रिया लिख देता हूं, Fe प्लस 3Ag प्लस तीर का चिन्ह, ये हकीकत में कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय है, पर चिन्ह ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Fe प्लस 3 प्लस 3Ag, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और इसकी आपको संभावना व्यक्त करनी है कि ये अग्र दिशा में चल रही है या पश्च दिशा में। तो कैसे लिखोगे? माना दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। मैंने कहा है कि आपको ऐसे करना है कि दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए मानना है। तो हम ऐसे ये माना ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो आपको दे रखी है वो किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। अब मुझे ये बताना है उस वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड किस धातु का है। लड़का सोच रहा है, मैं इनकी सोच क्या रहा है। वैद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है उस भाग में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चलती है। गलत सही, सही सही, इसी तरह से सोचे। ऑक्सीकरण यहाँ Fe का हो रहा है, ढंग से दिख रहा हो, Fe का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, सही है। और Ag प्लस आयनों का अपचयन हो रहा है। लिख देता हूं, हालांकि जगह कम है पर आप समझ जाओगे, दिख रहा होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? Fe का आवेश 0 से +3, आवेश में वृद्धि ऑक्सीकरण, और यहां पर Ag का अपचयन हो रहा है, Ag प्लस का आवेश +1 से 0 हो रहा है। अच्छा, और ऑक्सीकरण कहां होता है? एनोड पर। वैद्युत रासायनिक सेल में यह अभिक्रिया चल रही है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो एनोड आयरन का होगा, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, सही बात है क्या? और एनोड किस धातु का होगा? आयरन का। ध्यान करो, उसी धातु, वही धातु की छड़ और वही धातु आयनों, जिस धातु की छड़ उसी धातु आयनों वाला विलयन है। एनोड पर जिंक धातु की छड़ है तो Zn+2 आयनों का, जिंक आयनों का, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। जब एनोड पर Fe आयनों का ऑक्सीकरण हो रहा है तो सीधी सी बात है एनोड आयरन का बन रहा है, जभी तो Fe प्लस आयरन, जभी तो आयरन का ऑक्सीकरण होगा। अच्छा,
अपचयन Ag प्लस आयनों का हो रहा है, तो जो कैथोड है, अब मेरे पास जगह नहीं बची है पर मैं अलग से लिख देता हूं, जो कैथोड है वो किसका बन रहा है, Ag का। क्योंकि Ag प्लस आयनों का अपचयन हो रहा है, तो इस वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने सब खोल लिया, इसमें एनोड किस धातु का है, कैथोड किस धातु का है। अब मुझे ये बताइए, इनमें मानक अपचयन विभव वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हैं, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag नीचे है छापा में और आयरन ऊपर है, तो Ag का मानक अपचयन विभव SRP इधर लिख देता हूं, Ag का अधिक है किससे, Fe से। सही लिखा है, मानक अपचयन विभव Ag का Fe से अधिक है, ये नीचे आता है ना, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाते हैं मानक अपचयन विभव बढ़ता है। जब Ag का मानक अपचयन विभव अधिक है तो इसका मतलब क्या है, कैथोड का मानक अपचयन विभव अधिक है, एनोड का मानक अपचयन विभव कम है। कैथोड Ag का है, सेल का विद्युत वाहक बल कैसा आएगा, बहुत बुद्धिमानी से सोचिए, सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आएगा। सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का अपचयन विभव घटाते हैं, और कैथोड Ag का है, Ag का मानक अपचयन विभव अधिक है और आयरन का कम है, और जब ज्यादा में से कम घटाओगे आप, Ag के मानक अपचयन विभव में से Fe का घटाओगे, ज्यादा में से आप कम घटाओगे तो सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आएगा। अरे ज्यादा में से कम घटता है तो पॉजिटिव आता है, मतलब हम पहुंच गए निष्कर्ष पर कि जिस सेल में यह अभिक्रिया चल रही है उस सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आ रहा है, अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी, और नेगेटिव आता तो किधर संपन्न हो रही होती, पश्चिम दिशा में। तो मैं इसमें लिख सकता हूं, आप यहां तक पहले नोट करें, इस एग्जाम्पल को नोट करें, इसको लिखें, इसका आंसर मैं लिखाता हूं और एक क्वेश्चन फिर आपके लिए देता हूं, उस क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में ही सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे उसका आंसर कमेंट में। ये नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। पोज करो, पोज कर लिया। अब सुनो मेरी बात, इसका भी नीचे अपन लिखते हैं, कारण लिखते हैं, लिखिए, मैं बोलता हूं आप भी लिखिए संग संग। लिखो, माना यह रेडॉक्स अभिक्रिया, ये जो कुछ लिखा है ना आपको सब कुछ लिख लेना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनोड, और इसी पर टिक लगा के लिख देना कैथोड Ag है ना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। लिखो, अब आंसर लिखो, माना दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, माना दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में, माना दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। आगे लिखते हैं, उस वैद्युत रासायनिक सेल में उस वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड आयरन धातु का, ये पर निकाल चुके हैं, एनोड आयरन धातु का, वह कैथोड Ag धातु का है। अरे Ag का अपचयन हो रहा है ना, इसलिए कैथोड Ag धातु का है, सिल्वर धातु का है। ठीक है, आगे लिखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Ag का मानक अपचयन विभव, Ag सिल्वर, Ag का मानक अपचयन विभव आयरन धातु से, Fe धातु से अधिक होता है, Fe धातु से अधिक होता है। अतः अब जब कैथोड का अपचयन विभव अधिक होगा, मानक अपचयन एनोड का कम होगा, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसा आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, ज्यादा में से कम। अतः सेल का विद्युत वाहक बल, आगे लिखिए,
अतः सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है। धनात्मक प्राप्त होता है, इसलिए यह दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी। कौन सी दिशा में? अग्र दिशा में। अगर नेगेटिव आता तो पश्चिम दिशा में संपन्न हो रही होगी। तो आप लिख लो, अतः दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लेना, फिर कह रहा हूं पोज कर लेना भले। क्वेश्चन एक आपके लिए देता हूं, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोलता हूं, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन वही है, दी गई रेडॉक्स, इसको मैं नहीं कराऊंगा, अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। क्वेश्चन वही है। आपको एक रेडॉक्स अभिक्रिया दी जा रही है, इसको आप क्वेश्चन को कॉपी में करना। Na प्लस Cd प्लस 2 बन रहा है Na प्लस 2 प्लस Cd। कॉपी में करना है आपको, फेयर कॉपी में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही है या नहीं। क्वेश्चन 1 का भी आंसर देना है, क्वेश्चन 2 का भी देना है। केवल इतना बताना है इसमें, यह रेडॉक्स अग्र दिशा में संपन्न हो रही है या नहीं हो रही है। उसी तरह से करोगे, माना यह अभिक्रिया किसी विद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है, उसमें एनोड और कैथोड का पता लगाओ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से यह पता लगाओ फिर किसका मानक अपचन विभव अधिक है, और फिर निकाल लो। अगर सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आया तो अग्र दिशा में, नेगेटिव आया तो पश्चिम दिशा में संपन्न हो रही होगी। क्लियर? तो मैं तो अब आगे बढ़ रहा हूं भाई तीसरे अनुप्रयोग की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वो अनुप्रयोग नंबर 3, ये नोट कर लिया ना, पोज कर लेना। नंबर 3, तीसरा अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकारक गुण व अपचायक गुण की व्याख्या, पहला अनुप्रयोग, और दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना। तीसरा अनुप्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन। तो ये अगला अनुप्रयोग है, आप ही हेडिंग डाल लीजिए। अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन। ठीक है, अम्ल के H+ आयन जो होते हैं ना, इनका प्रतिस्थापन। देखो मैंने एक अभिक्रिया लिखी, Zn प्लस H2SO4, ठीक है, और बन रहा है मान लो ZnSO4 प्लस H2। ये एक अभिक्रिया लिख रही है। आपको दोस्तों बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। लड़का कह रहा है कैसे? मैंने यहां पर Zn का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0, और यहां Zn का कितना है? +2। SO4 का ऑक्सीकरण अंक आवेश -2 होता है, तो Zn का +2 होगा, तभी तो कुल आवेश कितना आएगा? 0। निकाल सकते हो ना। Zn का ऑक्सीकरण अंक मान X 11वीं क्लास, SO4 का -2 बराबर 0, कुल आवेश 0 ही तो है। तो यहां Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, आप देख सकते हो, और यहां हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। किसी अम्ल में अगर हाइड्रोजन आगे आ जाए 11वीं क्लास, तो उन हाइड्रोजनों का ऑक्सीकरण कितना होता है? +1। यहां प्रत्येक हाइड्रोजन का +1 होगा,
और प्लस 1 से कितना हो रहा है 0। अगर समान परमाणु जुड़ रहे हों तो समान परमाणुओं में प्रत्येक का ऑक्सीकरण 0 होता है। H2 में प्रत्येक H का 0, Cl2 में प्रत्येक Cl का 0। दो समान परमाणु यदि सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं तो उनमें प्रत्येक का ऑक्सीकरण 0 होता है। 11th क्लास का नियम। तो H2 में समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण 0, यहाँ पर +1, यहाँ प्रत्येक का +1, यहाँ प्रत्येक का +0। तो ऑक्सीकरण में कमी आ रही है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन अपचयन हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, आपने देख लिया होगा। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया प्रेजेंट हैं। सही है। इस अभिक्रिया में मुझे बताओ, मान लेते हैं ये अभिक्रिया कुछ समय के लिए, पहले चेक करते हैं, चलो मानते क्यों है कि अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है या पश्चिम दिशा में। तो माना ये अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक शैल में संपन्न हो रही है। ढंग से सुनना, माना ये अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक शैल में संपन्न हो रही है तो एनोड किस धातु का है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो एनोड जो है वो जिंक धातु का होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण ही तो होता है, ऑक्सीकरण जिंक का हो रहा है तो एनोड जिंक धातु का है। कैथोड पर अपचयन होता है और अपचयन हाइड्रोजन का हो रहा है तो अपन मान सकते हैं कि कैथोड मान के जा रहा है हाइड्रोजन का है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन नीचे है, Zn ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ज्यादा है और जिंक का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है। शैल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आएगा। शैल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालोगे, कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का अपचयन विभव घटाओगे। कैथोड का अपचयन विभव ज्यादा है, एनोड का कम है, तो शैल का विद्युत वाहक बल धनात्मक। ये अभिक्रिया अग्र दिशा में संचालित हो रही होगी। ये रेडॉक्स अभिक्रिया किधर चल रही होगी, अग्र दिशा में। अभी समझाया है, वही बात वापस रिपीट की है। जब ये रेडॉक्स अग्र दिशा में चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि जिंक धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही तो है। यहाँ जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, खुद आ रहा है। ये प्रतिस्थापन की अभिक्रिया ही तो होती है जिसमें एक हटे और उसके स्थान पर दूसरा आए। तो इस अभिक्रिया जब अग्र दिशा में चल रही होगी ये, तो इस अभिक्रिया में जिंक धातु क्या कर रही है, अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन कर रही है, या कह दूं जिंक धातु अम्ल के H+ आयनों का अपचयन कर रही है। तो अपने पास क्या निष्कर्ष आया इससे, इस बात से क्या सीखे कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम है वो धातु किससे कम है, हाइड्रोजन से कम है। जिस धातु का मान, लाइन को सुनना बहुत दिमाग से, जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है वह धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है। मतलब वो अभिक्रिया की दिशा में चलती है और वो धातु अम्ल के H+ आयनों को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित। नहीं आएगा समझ में, सीधी सी बात है भाई। जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होगा, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होगा वो धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देगी। इसका मानक अपचयन विभव कम है, इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है, हाइड्रोजन का अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है, तो इसका मतलब यही तो निकल रहा है। तो आप सीधा सा फंडा याद रखें, ज्यादा मगजमारी नहीं। जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है वो धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है। सही है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, मैं इस बात को लिख देता हूं। जिस धातु का, संग संग लिख लीजिए, जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है हाइड्रोजन से कम होता है वह धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है
क्लियर है क्या? जो धातु वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है हाइड्रोजन से, जिनका मानक अपचयन विभव कम है, वे धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है। याद रखिए, अभी समझाया क्यों? क्योंकि उस समय विद्युत भागबल पॉजिटिव आता है, अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। तो लड़का कह रहा है कि साहब इसका मतलब यह है कि यह अभिक्रिया जो है आपने अभी समझाया, यह अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है। मैंने की हाँ, यह अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है। हाँ, जिंक धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर रही है। हाँ, इसका मानक अपचयन कम है हाइड्रोजन से। इसका मतलब साहब जिंक के बर्तन में अम्ल H2SO4 नहीं रखना चाहिए। मैंने क्यों? देखो साहब, जिंक का बर्तन है और उसमें अम्ल H2SO4 रख दिया, दोनों आपस में क्रिया करेंगे, यह अभिक्रिया चलेगी, ये चलेगी ना। मतलब जिंक धातु सिंपल कह देता हूं, अम्ल H2SO4 के H+ आयनों को प्रतिस्थापित करेगी, तो जिंक धातु जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी। पता रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, दोनों अभिक्रिया करेंगे यार। ये अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, मतलब जिंक SO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जिंक के बर्तन में अगर आप अम्ल H2SO4 को रख दोगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, दोनों रिएक्शन करेंगे। नहीं रखना चाहिए। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या जिंक के पात्र में अम्ल H2SO4 को रख सकते हैं? तो आप समझाओगे। इसी तरह से समझना, जिंक धातु का मानक अपचयन हाइड्रोजन से कम होता है, अतः जिंक धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित करती है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। सही है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आया, क्या कॉपर धातु के बर्तन में अम्ल HCl रख सकते हैं? कॉपर धातु के बर्तन में अम्ल HCl रख सकते हैं? तो लड़का वही कंसेप्ट, कॉपर धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन धातु से अधिक होता है। नीचे है कॉपर छापा में। तो यह धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित नहीं करती है, अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित नहीं करती है, दोनों अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? कॉपर के पात्र में आप अम्ल HCl रख सकते हैं, जिंक के पात्र में नहीं रख सकते। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरह से आंसर दीजिए जैसे ये भाषा लिखी हुई है, इस तरह से। क्लियर? बड़े ध्यान से समझ रहे हो। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट अनुप्रयोग की ओर। ऐसा एक क्वेश्चन दे जाता हूं, चलो नहीं देते हैं, अगले अनुप्रयोग की ओर बढ़ते हैं। उस अनुप्रयोग में देता हूं आपको क्वेश्चन, ये तो समझने का है क्वेश्चन। अब है चौथा अनुप्रयोग। ये लिख लिया ना? नहीं लिखा तो वीडियो थोड़ी सी बैक कर करके पॉज कर लेना। लिख लिया है तो बहुत बढ़िया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पॉज कर लेना। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ अनुप्रयोग और लास्ट अनुप्रयोग, आज इसको पढ़ाई देते हैं, फिर चैप्टर में ज्यादा नहीं बचेगा। चौथा अनुप्रयोग, फोर्थ अनुप्रयोग, लवण के धनायन का प्रतिस्थापन या अपचयन कह लो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। लवण के धनायन का प्रतिस्थापन आपके पास इस तरह समझो, मान लो कोई AgNO3 का विलयन है, इसका विलयन है AgNO3 का, तो इस विलयन में Ag+ और NO3- हो गए, आयन होंगे। लवण जल में टूट जाता है धनायन और ऋणायन में, तो ये लवण हो गया और ये इसका धनायन हो गया Ag+। लवण के धनायन का प्रतिस्थापन, सही है। अच्छा, मान लो मैंने इस बर्तन में मैंने जिंक धातु डाल दी, ठीक है।
तो अगर अभिक्रिया चली तो ये अभिक्रिया चलेगी, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अगर अभिक्रिया चलती है तो ये चलेगी। इस बर्तन में जब आप क्या डालते हो, इस बर्तन में आप जब जिंक धातु डालते हो तो ये अभिक्रिया चलने की संभावना रहेगी। अच्छा, देखते हैं ये चलती है कि नहीं चलती, वास्तविकता क्या है। यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखो तो Zn का ऑक्सीकरण 0 से +2, क्योंकि NO3 का -1 होता है, तो जिंक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और Ag का क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ Ag का ऑक्सीकरण +1 होगा, AgNO3 है ना, NO3 का अवयस -1 तो Ag का +1, Ag का अपचयन हो रहा है, सही है। जिंक का ऑक्सीकरण, Ag का अपचयन, तो एनोड जिंक का मान ले, सेल मान लेते हैं, इसे क्या दिक्कत है। मैं सेल नहीं, मैं केवल ये चेक कर रहा हूं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें चल रही होगी तो ये अग्रदिशा में चल रही होगी या पश्चिम में, इसलिए मैं सेल की हेल्प ले रहा हूं। और Ag का अपचयन हो रहा है तो Ag का कैथोड मान लेते हैं, कैथोड Ag का। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें तो Ag नीचे आता है, Zn ऊपर आता है, मतलब कैथोड का मानक अपचयन अधिक होगा, एनोड का कम होगा। सेल का विद्युत भागफल पॉजिटिव, अभिक्रिया किधर चल रही होगी, अग्रदिशा में। कंफर्म हो गया, ये अभिक्रिया अग्रदिशा में चल रही होगी, मतलब ये अभिक्रिया चल रही है इस सेल में, इस बर्तन में। मतलब इस बर्तन में हो क्या रहा है, जिंक धातु जो है वो लवण के Ag+ आयनों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देख, जिंक धातु Ag हटा रहे हैं, खुदा रहे हैं। तो किसी लवण के, सिंपल सा फंडा है, वही फंडा है जो अभी थोड़ी देर पहले तीसरे अनुप्रयोग में पढ़ा था। किसी लवण के धनायन का प्रतिस्थापन वह धातु कर देती है या अपचयन वह धातु कर देती है जिसका मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम है। कर देगी ना, जिंक ऊपर है तो जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम है वो धातु लवण के धनायनों को प्रतिस्थापित कर देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस धातु का मानक अपचयन हाइड्रोजन से कम है वो अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देगी। इसी प्रकार जिस धातु का मानक अपचयन लवण की धातु से कम है वो लवण के धनायनों को प्रतिस्थापित कर देती है, अपचयित कर देती है। तो यहां भी आप याद रखें, जिस धातु का मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम है, लवण की धातु से कम है, वह धातु लवण के लवण के धनायनों को प्रतिस्थापित या अपचयित, एक ही बात है, अपचयित कर देती है। सीधी सी बात है। कौन सी धातु जिसका मानक अपचयन कम है वो लवण के धनायनों को प्रतिस्थापित कर देती है। अभी चेक करके दिखाया था, अभिक्रिया अग्रदिशा में चल रही थी। अब एक क्वेश्चन देता हूं, नहीं एग्जाम्पल ही देता हूं, एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल है, चलो, क्या AgNO3 के विलयन को निकेल के पात्र में रख सकते हैं? सोचो क्या AgNO3 के विलयन को निकेल के पात्र में रख सकते हैं? सोच लो। सोच लिया? अच्छा, निकेल धातु का मानक अपचयन विभव लिख सकते हो। निकेल धातु का मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम है, निकेल ऊपर है और लवण की धातु कौन है, Ag, ये नीचे है। तो निकेल की धातु का मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम है, तो निकेल की धातु जो है
वो लवण के Ag+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देगी। जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है, लवण की धातु से वो लवण की धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। मतलब दोनों अभिक्रिया करेंगे। यह अभिक्रिया किधर चलेगी? अग्र दिशा में चलेगी। चलेगी क्यों? क्योंकि जिंक का मानक अपचयन लवण की धातु से कम है, तो ये जिंक धातु लवण के Ag+ आयनों को प्रतिस्थापित करेगी। अभिक्रिया करेंगे दोनों, नहीं रख सकते। तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? निकेल धातु का मानक अपचयन विभव Ag धातु से कम है, अतः निकेल धातु लवण AgNO3 के Ag+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है। इसलिए AgNO3 के विलयन को निकेल के पात्र में नहीं रख सकते हैं। प्रतिस्थापित कर देती है, तो दोनों क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। सही है? इस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। इसका आंसर लिख लो। चलो वीडियो को पॉज करो, पहले नोट करो। कर लिया? और लिखो आंसर, मैं बोलता हूं। लिखो AgNO3, रुको रुको रुको, ऐसे मत लिखो, यहां से स्टार्ट करो। निकेल धातु का, लिखो निकेल धातु का मानक अपचयन विभव, निकेल ऊपर है, निकेल धातु का मानक अपचयन विभव Ag धातु से कम है। निकेल धातु का मानक अपचयन विभव Ag धातु से कम है, अतः निकेल धातु लवण AgNO3 के Ag+ आयनों को प्रतिस्थापित करती है, अतः AgNO3 के विलयन को निकेल धातु के पात्र में नहीं रख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन आपके लिए देके जाऊं ऐसा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए लिख के छोड़ के जा रहा हूं लास्ट में। ये नोट कर लिया? एक क्वेश्चन, ये अंतिम अनुप्रयोग था। क्या निकेल नाइट्रेट के विलयन को, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, क्या निकेल नाइट्रेट के विलयन को, और जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका पता भी लग जाएगा कि वो वीडियो को अंत तक देखता है या नहीं। क्या निकेल नाइट्रेट के विलयन को आयरन के पात्र में रख सकते हैं? आप मुझे केवल ये बताना, कॉपी में तो खुद कर लेना कंप्लीट, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पॉज करके नोट करो क्वेश्चन पहले। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है क्योंकि मुझे ये चारों अनुप्रयोग आपको पढ़ाने थे। स्पीड मैंने ज्यादा तो नहीं रखी है, ठीक है? धन्यवाद। अब टाइम नहीं खराब करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।